कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। 20 तक हमने कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, और करने से पहले आप इस प्रश्न को पढ़िए और क्या उत्तर होगा मन में सोच लीजिए, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे क्या उत्तर होगा। भाषा का अस्तित्व समाज पर निर्भर करता है। भाषा व्यक्तियों की संपत्ति है, भाषा संस्कृति को जीवित रखती है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या उत्तर होगा बताइएगा, क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? भाषा का अस्तित्व समाज पर निर्भर करता है। बिल्कुल, भाषा का अस्तित्व समाज पर निर्भर करता ही है भाई। भाषा व्यक्तियों व्यक्तियों की संपत्ति है, गलत। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। हमेशा अगर पूछा जाए तो व्यक्तियों की संपत्ति नहीं है, सामाजिक संपत्ति है। भाषा संस्कृति को जीवित रखती है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो बी बिल्कुल नहीं है, बी नहीं है। क्या उत्तर हो जाएगा? ए, सी और डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए, सी और डी उत्तर हो जाएगा। तो ए, सी और डी, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ए, सी और डी उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति सोशल प्रोसेस से ही भाषा सीखता है। आप समाज में रहते हैं, समाज को समझते हैं, तो वहीं से आप भाषा सीखते हैं। तो बिल्कुल सी उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। नदी जातिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रेम भाववाचक संज्ञा है, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो गंगा, नदी, बिल्कुल ए, बी, सी, डी। देखिए, भाववाचक संज्ञा से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बार बार कहते हैं, यदि आप संज्ञा पढ़ रहे हैं और संज्ञा में यदि आपने भाववाचक को नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो फिर आपका जो संज्ञा की तैयारी है बिल्कुल इन वेन है, बेकार है। ठीक है, तो जब भी आपको संज्ञा पढ़नी है तो भाववाचक संज्ञा का एक एक रग को समझ लेना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 की बात करते हैं। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम्हारा निजवाचक सर्वनाम है। कितना प्रश्न कितना किसी अनिश्चित वाचक सर्व। तुम पुरुषवाचक है, बिल्कुल। तुम्हारा निजवाचक कैसे है? देखिए, तुम्हारा ये पुरुषवाचक का संबंधवाची रूप है। देखिएगा कैसे, जैसे तुम है ना, तो अब हम कारक चिन्ह को लेते हैं ना, कारक चिन्ह को लेते हैं, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, अधिकरण में कौमा पर होता है, और संबंध काके की, रारे री, नाने नी। तो तुम से, तुम का जो संबंधवाची रूप है वो क्या है? तुम्हारा। अब ये संबंधवाची रूप है, न कि संबंधवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, अगर संबंधवाचक सर्वनाम की बात आएगी तो इसमें क्या पूछा जाएगा? जो सो आएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा की बात आएगी तो ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? संबंधवाची रूप है। क्या है? संबंधवाची रूप है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो कितना प्रश्नवाचक? ठीक है, तो कितना प्रश्नवाचक सर्वनाम है?
तो बी नहीं है। क्या उत्तर हो जाएगा? सी और डी उत्तर। तुम पुरुषवाचक है। तुम्हारा कितना तो ये जो उत्तर ऑप्शन देख लेते हैं, बी तो नहीं होगा, तो बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सी और डी, सी और डी ये नहीं माना है। तुम पुरुषवाचक तो है ही, तू या तुम, तो यहाँ बनना चाहिए ए सी डी। ये सही कर लीजिए। अब बोलेंगे सर यहाँ मध्यम पुरुष नहीं, पुरुष का ही तो रूप है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, तो बी उत्तर हो जाएगा। आप करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। अब हम 24 की बात करते हैं। हिंदी को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। हिंदी का साहित्यिक रूप खड़ी बोली है। हिंदी का सबसे पुराना रूप अपभ्रंश है। हिंदी उर्दू से सर्वथा भिन्न है। देखते हैं, समझते हैं। हिंदी को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, बिल्कुल। क्या है हिंदुस्तानी, इस पे बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। ट्रू है। हिंदी का साहित्यिक रूप खड़ी बोली है, तो ए बी तो है ही। हिंदी का सबसे पुराना रूप अपभ्रंश है, नहीं पाली भी है, तो ये बिल्कुल नहीं है, अप्रोप्रिएट। हिंदी उर्दू से सर्वथा, हिंदी उर्दू से सर्वथा भिन्न है, तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए बी सही है। अब देखिएगा कैसे। हिंदी को हिंदुस्तानी, प्रेमचंद्र ने भी कहा कि मैं हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करता हूँ। हिंदुस्तानी भाषा का क्या करता हूँ? प्रयोग करता हूँ। अब हिंदुस्तानी भाषा क्या है? इसमें हिंदी भी है, यानी कि खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, सभी शब्दों का मिश्रण है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी। साहित्यिक रूप में खड़ी बोली का प्रयोग बिल्कुल होता है। भारतेंदु से शुरू हो जाता है, और जयशंकर प्रसाद की रचना आप देखते हैं तो खड़ी बोली का खूब प्रयोग दिखता है। हिंदी उर्दू से सर्वथा भिन्न। देखिए, कोई भी भाषा बिल्कुल अलग नहीं होती, सब भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमेशा ध्यान दें। विश्व में जो भाषा परिवार है, केंतुम शतम में जो हम डिवाइड करते हैं, तो वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कोई भाषा ये कह देना बिल्कुल अलग है, भाई हिंदी के शब्द उर्दू में तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं। आप देखिए, अगर आप गमला बोलते हैं तो ये गमला जो है तुर्की शब्द है, बारूद तुर्की शब्द है, ठीक है, तो भाई प्रयोग तो होता ही होता है। तो सर्वथा भिन्न नहीं होती, तो ये गलत है। बाकी ए और बी क्या है? सही है। क्या है? ए बी सही है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। राजा जातिवाचक संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संगीत भाववाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या उत्तर होगा? राजा जातिवाचक संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संगीत भाववाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। संगीत देख लेते हैं। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ट्रू है, ट्रू है। राजा जातिवाचक है, ट्रू है, यानी ए बी डी ट्रू है। संगीत, संगीत, अच्छी संगीत, बुरी संगीत,
संगीत भाववाचक संज्ञा है। संगीतात्मक, संगीत, संगीत भाववाचक संज्ञा है। संगीत, गीत, गाना नहीं, भाववाचक नहीं है। अच्छा गीत, बुरा गीत, सॉन्ग। गीतात्मक होता, गीतात्मक, संगीतात्मक तो भाववाचक होता, तो ए बी डी सी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 26। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, अपना निजवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक बार देख लीजिए, पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर होगा? वह पुरुषवाचक है, अपना निजवाचक है। आप से अपना बना है ना। कौन प्रश्न? अपना निजवाचक नहीं है, तो बी जहां जहां है कट कर दीजिए। ए और सी, ए और सी होगा। कौन प्रश्नवाचक है? कोई। अनिश्चय ए, सी और डी ऑप्शन में होगा। करेक्ट कर लीजिएगा। अपना निजवाचक नहीं होता, आप से अपना बना है, अपने आप होता। केवल अपना निजवाचक कह देना गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अब देखिए, भाषा ध्वनि का विज्ञान है, भाषा बदलती रहती है, भाषा का प्रयोग समाज में होता है, भाषा व्यक्तिगत आविष्कार है। क्या उत्तर होगा 27 का? सोच लीजिए, फिर सोचने के बाद करते हैं। भाषा ध्वनि विज्ञान है, भाषा बदलती रहती है, भाषा का प्रयोग समाज में होता है, भाषा व्यक्तिगत आविष्कार है। तो भाषा बिल्कुल ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि है तो सही है। भाषा बदलती रहती है, सही है। भाषा का प्रयोग समाज में होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत आविष्कार नहीं है। ठीक है, तो ये बी होगा। समाज, हमने अगर हम मान लो व्यक्तिगत रूप से कोई भाषा ही बना दिए तो उसे हम ही समझेंगे और हम ही बोलेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं और इसको पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नगर जाति वाचक संज्ञा है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या उत्तर होगा? मैं हट जाता हूं। नगर जातिवाचक संज्ञा है, जयपुर व्यक्तिवाचक। नगर बिल्कुल ट्रू है, जयपुर बिल्कुल ट्रू है, ईमानदारी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी सभी। ठीक है। ईमान, ईमान हो, ईमानदारी, दोनों भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्या उत्तर होगा? स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, यह निश्चय क्या है? स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या उत्तर होगा? समझने का प्रयास कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए। 29 का क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल ट्रू है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है,
ट्रू है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ट्रू है। वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। ट्रू है। तो बिल्कुल डी उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 30 की बात करते हैं। भाषा विचारों को व्यक्त करने का साधन है। बिल्कुल सही है। भाषा का संबंध संस्कृति है। भाषा केवल लिपि पर निर्भर है। भाषा समाज के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है। ACD सही है। अगर भाषा केवल लिपि पर निर्भर है तो केवल लिपि पर कैसे निर्भर रहेगी? तो ABD सही है। हमने बताया बिना लिपि का भी, लिपि का संबंध लेखन से है और कोई जरूरी नहीं है कोई भाषा लिखी जाती हो तभी बोली जाती है। बहुत सारी आदिम भाषाएं हैं, बहुत सारी जनजातियों की भाषाएं हैं जो लिखी नहीं जाती, लेकिन आपस में 100-500 लोग बोल रहे हैं और समझ रहे हैं। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, खत्म। तो ये 30 तक हमने 2 फेज में देखा, ठीक है, और वहाँ लगभग हमने 30 प्रश्न किए। 30 प्रश्न को आराम से लिख लीजिएगा। कहीं कोई समस्या हो कमेंट सेगमेंट में अवश्य आइए, कमेंट कीजिए, निराकरण किया जाएगा, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं समझिएगा, अब हम आ जाते हैं और बात करते हैं अब हम विशेषण की बात करेंगे। हमने याद कीजिए, हमने भाषा कर लिया, भाषा कर लिया, संज्ञा कर लिया, सर्वनाम कर लिया, प्रश्न कर लिए इन तीनों के, UPSI लेवल के। अब जो हम बात करने वाले हैं विशेषण की बात करने वाले हैं। और विशेषण को समझिएगा, विशेषण है क्या, क्यों विशेषण पढ़ी जाती है, समझी जाती है व्याकरण में। तो हम विशेषण की बात करने जा रहे हैं। विशेषण को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब विशेषण, जैसे ही आपके दिमाग में विशेषण शब्द आप देखते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बताता है, ठीक है। अब है क्या कि अगर हम मान लो गीता है, तो अब गीता की कुछ कैरेक्टर बतानी है, तो सुंदर कह लेंगे, विदुषी कह लेंगे। तो अब क्या हो गया कि विशेषता लग गई। तो विशेषण का यही काम है कि बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसा चुनाव कर देता है तो ताकि वो सीमित हो जाए। जैसे मान लो ये लड़की है, लड़की है, तो इस लड़की में बहुत सारी लड़कियां आ गई ना, बहुत सारी लड़कियां आ गई, ठीक है। और लेकिन अगर हमने यहाँ कर दिया सुंदर लड़की, क्या कर दिया? सुंदर लड़की, तो इसमें से एक आ गई। तो अब इसने किया क्या कि सीमित कर दिया संज्ञा के क्षेत्र को। तो अभी तक तो आप यही पढ़ते थे कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। बिल्कुल बताता है भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूं कि नहीं बताता है। दूसरा कि विशेषण करता क्या है? संज्ञा को मर्यादित कर देता है। क्या कर देता है? संज्ञा को मर्यादित करता है, संज्ञा को मर्यादित कर देता है।
यह संज्ञा को क्या कर देता है? सीमित करता है। संज्ञा को मर्यादित करता है या फिर संज्ञा को क्या करता है? सीमित करता है, कम कर देता है। ठीक है। और विशेषकर कौन सी संज्ञा को? तो ध्यान रखिए, जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक, क्योंकि अगर मान लो किसी का नाम है, मेरा नाम पंकज है, तो अगर हम कहते हैं विद्वान पंकज, तो भैया मैं ही हूँ, बहुत सारे लोगों में तो चुनाव हो नहीं रहा है। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा को ही सीमित करेगा, व्यक्तिवाचक को सीमित नहीं करता है। ठीक है। एक तो ये समझिए और जो विशेषण शब्द है, ठीक है, ये देखिए विशेषण, विशेषण जो है ये विशेष से बना है। किससे बना है? विशेष से बना है। अब ये विशेष का अर्थ क्या है? तो ये डिफरेंस मतलब वेरी करता है। कोई हो सकता है आपके लिए सुंदर हो लेकिन दूसरे के लिए सुंदर नहीं है। तो इस विशेष में गुण भी आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं? अवगुण भी आ जाते हैं। अब लेकिन है क्या कि हिंदी की ऐसी परंपरा है, साहित्य की ऐसी परंपरा है, व्याकरण की ऐसी परंपरा है कि हम नकारात्मक शब्द नहीं बोलना चाहते। तो इसीलिए यहाँ गुण अवगुण न दे के सीधे क्या दे दिया गया? विशेषता। मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो विशेषण विशेष है और यह गुण अवगुण दोनों को बताता है। एक फिल्म आई, अभी देख रहे होंगे, सितारे जमी पे, तो उसमें एक डायलॉग है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है। जैसे कोई बहुत अपने आप को समझता है तो उसका नॉर्मल है, और कोई बहुत आप अच्छे हैं और सामने वाला को कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कह देंगे नहीं वो गलत है, तो भैया ये ऐसा नहीं है, उसकी स्थिति उसके लिए नॉर्मल है। ठीक है। तो भैया गुण ही तो हो गया। आई बात समझ में? तो जब आप कोई फिल्म देखते तो वहां से भी बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल जाती है। ठीक है। तो विशेषण समझा आपने कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता संज्ञा को मर्यादित कर देता है, संज्ञा को सीमित कर देता है, और विशेषकर कौन सी? जातिवाचक संज्ञा को। विशेषण क्या है? विशेष है, और विशेष में क्या आ जाते हैं? गुण अवगुण आ जाते हैं। आई बात समझ में? तो विशेषण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि संज्ञा और प्रभावी बन जाए, संज्ञा में कुछ गुण अवगुण हो तो उसको हम समझ पाए, लिख पाए। अब दूसरी बड़ी समस्या आती है विशेषण के भेद को लेके। किसके? विशेषण के भेद को लेके। एकदम ये गांठ बांध लीजिए, जब भी विशेषण का भेद पूछा जाएगा आपको 4 टिक करना है। अगर कहीं 5 दिया है तो कोई मतलब नहीं है टिक करने का। कौन कौन से हैं समझिएगा। ठीक है। ये गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो कहाँ से पूछा जाता है? सार्वनामिक विशेषण से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? सार्वनामिक विशेषण से। तो विशेषण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण से। ठीक है। तो और कहीं कहीं किसी किसी किताबों में आपको एक और दिख जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या दिख जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिए, ये अलग नहीं है। क्या हमने बताया? ये अलग नहीं है, ये गुणवाचक के अंतर्गत ही है। किसके अंतर्गत है? गुणवाचक के अंतर्गत है, लेकिन समझ के अभाव में अलग लिख देते हैं लोग। ठीक है। अब इसमें क्या ले लेते हैं? जैसे बनारस से
जैसे बनारस से क्या ले लिया, बनारसी ले लिया, बनारसी। कहते हैं कि बनारस व्यक्तिवाचक है तो इससे बना विशेषण व्यक्तिवाचक। जोधपुर से क्या ले लिया, जोधपुरी ले लिया। भैया है तो गुण ही ना, तो इसको आप गुण में रखिए। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जब भी आप विशेषण पढ़िए तो इन 4 भेद के अलावा, ठीक है, विशेष्य को समझिए क्या है। अगर आरओ की परीक्षा आगे देंगे तो खूब पूछा जाता है विशेष्य क्या है, ठीक है, प्रविशेषण क्या है, क्या प्रविशेषण क्या है, विशेष हो गया, प्रविशेषण क्या है ये भी पूछा जाता है। फिर उद्देश्य विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण क्या है। उद्देश्य विशेषण को विशिष्य विशेषण भी कहते हैं, ये भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। क्या विशिष्य विशिष्य विशेषण भी कहते हैं, विशिष्य विशेषण भी कहते हैं। फिर तुलना वाला सेगमेंट भी आ जाता है कि मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये आ जाता है, ठीक है। तो जब आप विशेषण को पढ़िए तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं। अब एक प्रश्न अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि विशेषण, विशेषण है, ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न है। ए ऑप्शन हो गुण, बी ऑप्शन हो अवगुण, सी ऑप्शन हो गुण, गुण और अवगुण दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा सोच के बताइए। तो गुण और अवगुण क्या है, दोनों है विशेषण, ध्यान रखिए। क्या हमने बताया कि विशेषण क्या है, गुण और अवगुण दोनों है, ठीक है। और हमने ये भी बताया कि भाई कैसे गुण और कैसे अवगुण दोनों विशेष है, विशेषण है, ठीक है। अब देखिए, विशेषण में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं गुणवाचक विशेषण। क्या, गुणवाचक विशेषण। जब गुणवाचक विशेषण आप पढ़ते हैं ना, तो यहां देखिए, यहां क्या है, गुण है और दूसरा क्या है, वाचक है। अर्थात गुण से संबंधित विशेषण। अब ऐसा नहीं है केवल गुण होगा, गुण अवगुण से संबंधित विशेषण, वाचक का अर्थ या गुण और अवगुण से संबंधित विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अब इस गुणवाचक विशेषण में बहुत कुछ आ जाते हैं। रंग आ जाएगा, रंग बोधक आ जाता है, समय या काल बोधक भी आ जाता है। कैसे आता है बताएंगे।
रंग बोधक, समय या काल बोधक, आकृति बोधक, बहुत कुछ आ सकते हैं, दिशा बोधक, व्यक्ति बोधक, कितना लिखूं मैं, रंग बोधक, समय या काल बोधक। अब देखिए, रंग बोधक लाल, हरा, समय या काल बोधक ताजा, अभी अभी बोलते ना, अभी अभी खेतों का है, ताजा, अर्वाचीन मतलब नया, प्राचीन, आकृति बोधक गोल, चौकोर, लंबा, छोटा, दिशा बोधक उत्तरी, दक्षिणी, व्यक्ति बोधक जयपुरी, गोरखपुरी, इसी को लोग व्यक्तिवाचक विशेषण अलग कर देते हैं, जबकि ये किसके अंतर्गत है, जबकि हमने क्या बताया किसके अंतर्गत है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। तो रंग बोधक देखा लाल, हरा, काला, पीला, नीला, समय बोधक ताजा, अर्वाचीन, प्राचीन, आकृति बोधक गोल, चौकोर, लंबा, छोटा, दिशा बोधक है उत्तरी दक्षिणी, व्यक्ति बोधक है जयपुरी, गोरखपुरी, ठीक है, जौनपुरी, ऐसी मीन्स जिसका भी आपको कैरेक्टर दिखने लगे, ठीक है, मूर्ख भी हो जाएगा, गुण भी लिख लीजिए, गुण भी आ जाएगा, गुण बोधक, सुंदर, विद्वान। अब थोड़ा सा अवगुण कर लेते हैं, ऐसे अवगुण कुछ होता नहीं है लेकिन कर लेते हैं, अवगुण बोधक, अवगुण बोधक में मूर्ख, दुष्ट, लिख लीजिए इसको। तो गुणवाचक को समझिएगा, जो भी गुण अवगुण है ना उन सबको इसमें रख लीजिएगा। क्या बताया, जो भी गुण अवगुण हैं सबको इसमें रख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। दिशा बोधक उत्तरी दक्षिणी, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। अब देखिए, संख्या से संबंधित है, वाचक संबंधित हो गया, और संख्या को हम ऐसे भी बांटते हैं पूर्ण और अपूर्ण, ठीक है। और या तो एक ऐसे पूछेगा या फिर निश्चित संख्या, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ये निश्चित संख्या में ही ये दोनों आ जाते हैं, पूर्ण और अपूर्ण आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, निश्चित संख्या में 10, 20 ये सब आ जाएंगे, दर्जन, जैसे इसको भी अलग कर लें तो गणना,
क्रम, समुच्चय, समुदाय, आवृत्ति, गणना में 1 2 हो जाएगा, 1 2 3। क्रम में क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा। समुच्चय में क्या हो जाएगा? दर्जन, मतलब 12। गुरुस 144। समुदाय में चारों, पांचों। अनिश्चित संख्या में कोई, कुछ, जैसे कुछ लड़के, और ऐसे भी देखिएगा जैसे सभा में सैकड़ों लोग, सभा में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अब सैकड़ों लोग क्या है? सैकड़ों लोग क्या है? क्या ये निश्चित है? क्या ये अनिश्चित है? बताइए क्या है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ये अनिश्चित हो जाएगा। सैकड़ों लोग क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। अगर वही होता 100 लोग तो क्या हो जाता? निश्चित हो जाता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और अगर ऐसे होता, पूर्ण अपूर्ण में पूछ देता, आधे लोग सभा से चले गए, या 2/3, आधे पूछ देता, 2/3 पूछ देता, तो और ऑप्शन में दे देता पूर्ण है या अपूर्ण है, तो ये अपूर्ण संख्या है। ठीक है। पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 होल नंबर जिसको बोलते हैं। आप अगर मैथ्स पढ़ते होंगे और ठीक से पढ़ते होंगे तो ये सारी चीजें आती हैं और समझाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद संख्यावाचक के बाद जो हम बात करते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की बात करते हैं, परिमाणवाचक संख्या की बात करते हैं। अब परिमाण का क्या अर्थ है? परिमाण का अर्थ मात्रा से है। किससे है? मात्रा से है। ठीक है। अब यानी कि मात्रा अर्थात किससे है? नाप तौल से संबंधित है। किससे है? नाप तौल से संबंधित है। और ये भी 2 भाग में इसको बांट देते हैं। एक क्या हो जाता है? निश्चित, और दूसरा क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है? एक निश्चित होता है और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित हो जाता है। अब एक बार ध्यान दीजिए, ये जो निश्चित है और दूसरा क्या है? अनिश्चित है। अब इसमें हम कैसे समझते हैं? समझिएगा, जैसे आ जाए कि 1 किलो दूध, ठीक, समझिएगा, और दूसरा आ जाए 1 थैली दूध।
अब ये एकदम फिक्स है, तो ये निश्चित हो जाएगा। एक थैली, अब कौन सी थैली भाई, 250 ग्राम की या 250 ml की या फिर 1 लीटर की, ये फिक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे ऐसे पूछा जाए, गीता सुंदर लड़की है। यहां सुंदर क्या है, तो बिल्कुल सही है, सुंदर क्या है, विशेषण। और ऐसे पूछ दिया जाए, गीता बहुत सुंदर लड़की है, तो यहां बहुत क्या हो जाएगा, तो ये सुंदर की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। आगे बात समझ, तो प्रविशेषण क्या करता है कि विशेषण को इन्हांस करता है, विशेषण को और विशेष कर देता है। क्या बताया हमने, विशेषण को और विशेष कर देता है। तो गीता बहुत सुंदर लड़की है, क्या है, प्रविशेषण है। मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इसी में आपसे पूछा जाता है कि विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेष, विशेष्य और विशेषण। तो विशेषण तो समझ रहे हैं, विशेष्य क्या है कि विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब जैसे राधा सुंदर, राधा सुंदर लड़की है, राधा सुंदर लड़की है। अब यहां विशेष्य क्या है, तो अब देखिए राधा पे फोकस नहीं किया जा रहा है, फोकस लड़की पे किया जा रहा है, तो लड़की क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। सुंदर क्या है, विशेषण है। अब बोलेंगे राधा क्या है, तो राधा भी विशेष्य है। मैं मना नहीं कर रहा कि राधा विशेष्य नहीं है, लेकिन ये जो है इसको हम कहेंगे ये मुख्य विशेष्य है, और इसको कहेंगे कि ये गौड़ विशेष्य है, सेकेंडरी है। तो जब भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य की पहचान करें, तो हमेशा वो मुख्य विशेष्य ही पूछा जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। केवल ये लिख दिया ना कि इस वाक्य में विशेष्य की पहचान करें, तो हमेशा मुख्य विशेष्य ही आंसर माना जाएगा। उम्मीद करता हूं इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या बताया हमने, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, तो विशेष्य यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, ठीक है। और अब जो परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है इसमें से कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण हैं, तो इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, आगामी जैसे जैसे कक्षाएं होंगी। और एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा, जो भी आप देख रहे हैं और जो भी बाद में देखेंगे पूरा वीडियो, तो शेयर अवश्य कीजिए, आपके दोस्तों का ग्रुप है वहाँ शेयर कीजिए, आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं वहाँ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और अगली कक्षा में हम पढ़ाएंगे सार्वनामिक विशेषण पढ़ाएंगे, और उस पर डिटेल बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्सर इसी में लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिए।